हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो अब तक हम लोग जो डिस्कस किए थे क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहला यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उस पे जो आपके न्यूमेरिकल्स मैटर बे फोटान्स ये सब कुछ डिस्कस हो चुका था। लेकिन अभी भी उस यूनिट में अभी दो चीज़ें और बची थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्टर्नगर-लैक एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और इसके अलावा बोर मैग्नेटान करके भी एक टॉपिक बताया गया था जिससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे और फिर साथ ही साथ श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपका सेकेंड यूनिट है उस पर जितने पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके, तो आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा मैटर वेव से रिलेटेड चीज़ें बची हुई थी। मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी थी, फिर उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नोट से सारा कुछ पढ़ चुके होंगे कि ग्रुप वेलोसिटी क्या था, फेज वेलोसिटी क्या था, उनके बीच का रिलेशन क्या था और फिर फेज वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। तो उस पर जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पहला आपका दिया गया कि विच इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल। इन चारों में से कौन सा मैटर पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा। ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी गामा और ऑप्शन डी दिया गया है पॉजिटिव रेज। तो इन चारों में से कौन सा मटेरियल पार्टिकल का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा, बीटा और पॉजिटिव रेज इन सब का मास होता है, जबकि हमारे पास जो गामा पार्टिकल है या गामा रे है उनका मास नहीं होता है। तो इसलिए ये मटेरियल पार्टिकल के तौर पे आपका ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं द रेशियो ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल एज। रेशियो ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात की गई थी और अल्फा पार्टिकल की बात की गई थी। तो इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा, यानी लैम्डा पी डिवाइडेड बाई लैम्डा अल्फा। ये हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा पी डिवाइडेड बाई लैम्डा अल्फा। और यहां से हमारे पास सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ये है कि लैम्डा की जो वैल्यू आ रही थी वो था एच अपान रूट 2m ये हम लोगों ने देखा था। यम आपका क्या था, मास था, और वी क्या था आपका, पोटेंशियल था, ई आपका चार्ज था। तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। लैम्डा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है और वहां पे ये मेन चारों फार्मूला मैंने नोट्स में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे इन्हीं का यूज करते हुए सब चलेंगे। अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल की बात हो, चार्ज पार्टिकल की बात हो, तो यहाँ पे ई की जगह मैंने क्यू लिखा था। क्यू इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। तो इस न्यूमेरिक जो एमसीक्यू है यहाँ पे मुझे लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा निकालना था, जबकि लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपान रूट 2m3। सेम पोटेंशियल से अप्लाई किया गया है तो लैम्डा की वैल्यू केवल मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। अल्फा पार्टिकल का मास, प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा √8। और इस पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरीके से पूछा गया है, ध्यान से सब लोग सुना, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल वी, द रेशियो ऑफ दियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल सेम कहानी आपका दिया गया है, एक्सेलरेटेड करके दिया गया था और सेम वहां पे भी दे दिया गया, तो सेम प्रॉब्लम आपका पूछ दिया गया था। फिर इसके बाद आपका पूछा गया है एक बार और कि ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, देन विच ऑप्शन इज द ट्रू। कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है
कि जो लैम्डा ई यानी इलेक्ट्रॉन का जो होगा वेवलेंथ वो प्रोटॉन से ज्यादा होगा। दूसरी बार कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ प्रोटॉन से कम होगा। तीसरी बार कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं। और चौथी बार कह रहा है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास कौन ज्यादा होता है ये आपको पता है, किस पे चार्ज ज्यादा है वो भी पता है। उस बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम क्यू भी दोनों का सेम है, तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जब भी आपका ये कहा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जबकि दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया हो, तो वहां पे हमेशा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप इस फार्मूले से देखेंगे तो यम और क्यू की वैल्यू अलग अलग हो जा रही है, और जिसके लिए यम और क्यू की वैल्यू कम उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगा। फिर इसी तरीके से और एक न्यूमेरिकल इस पे पूछा गया है, उसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, एक बार और पूछा गया है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनके मास गिवन है, वो इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। यानी कि न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग मास यम ई एंड यम पी, दोनों का मास गिवन है, एक का यम ई है और एक का यम पी है, और दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहां देखें अगर वेलोसिटी सेम हो तो एच अपॉन पी, और पी के जगह ये लिख सकते थे हम लोग क्या, यम बी। तो जिसकी वेलोसिटी अगर सेम है तो केवल मास पे डिपेंड करेगा। और हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और दोनों में किसका मास ज्यादा होता है। उस बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका बन सकता है। चलिए आते हैं अब तीसरे न्यूमेरिकल पे। यहाँ पे एमसीक्यू कह रहा है कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन and in first orbit for electron in first orbit and second Bohr orbit for each atom, then lambda 1 upon lambda 2, lambda 1 upon lambda 2। यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना होगा, ये कैलकुलेट करना था। दोबारा सुना, इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड बोर्स ऑर्बिट फॉर each atom, then ratio of lambda 1 to lambda 2 is option A 2:1, option B 1:2, option C 1:4 and option D 4:1। आसान न्यूमेरिकल है, बोर्स ऑर्बिट की बात की गई है, सीधे सीधे आप निकाल लेंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और क्वांटम नंबर्स पे आपका क्या डिपेंडेंसी दिखाता था। E इक्वल टू लिखते थे hc बाई लैम्डा, और वहीं लिखा गया था -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो वहां से ये सीधे सीधे अप्लाई किया जा सकता है। हम ये कहेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, n स्क्वायर पे। तो पहले के लिए लैम्डा 1 n1 स्क्वायर, दूसरे ऑर्बिट के लिए लैम्डा 2 n2 स्क्वायर। तो n1 की जगह 1 रखेंगे और n2 की जगह 2 रखेंगे, और स्क्वायर है तो सीधे सीधे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 1:4। ये मैंने नोट्स में लिखवाया था। अब इस पे और भी बहुत सारे बन सकते हैं जो आप देखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1000 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के केस में एक सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया था। पहले तो एक फार्मूला आपका 2m³ भी है, लेकिन जब q को आप e से रिप्लेस करेंगे तो सिंपल सा आपको एक फार्मूला बताया था सॉल्व करके, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैंने प्रोटॉन के लिए भी सॉल्व करके लिखवाया था, अल्फा पार्टिकल के लिए भी लिखवाया था, मुझे याद है। और ऐसे ही मैंने न्यूट्रॉन के लिए भी लिखवाया था, न्यूट्रॉन की भी वैल्यू अपनी थे। तो वहां से हम लोग सीधे सीधे v के जगह 1000 वोल्ट रखेंगे और 2.27 आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिलेगा, फार्मूला मैंने बता दिया। अब और भी बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, यहाँ 100 वोल्ट ना करके 400 वोल्ट कर दिया, या आपका 120 वोल्ट कर दिया, तो डिफरेंट है। जैसे पूछ दिया गया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट, यहाँ 1000 है वहां 100 है, तो उसको भी आप कर सकते थे। तो ये भी आपके लिए आसान होगा करना, हमें नहीं लगता है कि कोई मुश्किल आपके लिए आएगी। विच इज ए ट्रू फॉर मैटर वेव, पहला आपका दिया गया ऑप्शन है
Vp is greater than c is greater than v, phase velocity, speed of flight, wave velocity, याद आ रहा होगा आपको। वेव के लिए हम लोगों ने देखा था मैटर वेव के केस में। सेकेंड, Vp इज लेस देन c इज लेस देन v, Vp इक्वल टू c इक्वल टू v एंड नन। तो हम लोगों ने ये देखा था और ऑप्शन आपका ए करेक्ट था, सीधे सीधे फैक्ट है ये। और इसी वजह से कहा गया कि आपका वेव कहीं और रह जाएगा और उसकी वेलोसिटी कहीं और चली जाएगी, बाद में ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी वीपी आपका कुछ गलत जा रहा था तो ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसमें और बहुत सारे पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी वीजी डी ओमेगा अपॉन डी के लिखते थे, वीपी को लिखते थे ओमेगा बाई के, याद आ रहा होगा आपको। तो ओमेगा क्या था, के था, सबको पता है क्या है, ये सबको पता था। लिख रहे हैं द रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी आर गिवन बाय, ऑप्शन ए Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, ऑप्शन बी Vg इक्वल टू Vp फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ऑप्शन सी Vg इंटू Vp इक्वल टू c स्क्वायर फॉर रिलेटिविस्टिक केस, एंड ऑप्शन डी Vp इक्वल टू Vg बाई 2 फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, एंड ऑप्शन ई यहीं पे दे दिया जाएगा ऑल। तो कौन सा आपका सही है? और इत्तेफाक से चारों सही है। एक रिलेशन मैंने लिखवाया था Vg और Vp के बीच में रिलेशन है, और यहां पे भी हमने दो केस बताए थे, एक डिस्पर्सिव केस बताया था और एक क्या बताया था, नॉन डिस्पर्सिव केस बताया था। डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ये था, नॉन डिस्पर्सिव के लिए ये था। फर्दर डिस्पर्सिव में भी दो आपका था, डिस्पर्सन मीडियम एंड एनामलस डिस्पर्सन, अगर आपको याद हो। एक में Vg ग्रेटर देन Vp था, एक में Vp ग्रेटर लेस देन Vg था। तो वो आप देखेंगे नोट से, उस पे भी एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू बन सकता है। फिर आपका क्या कह रहा था, Vg और Vp नॉन डिस्पर्सिव के लिए करेक्ट था, ये भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था और ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है ऑल, सब के सब सही होंगे। अब यहां से भी एक ही चीज को लेके 3-4 एमसीक्यू बन सकता है, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहेंगे। कह रहा है कि इन डीजी एक्सपेरिमेंट, डीजी का मतलब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, द हाईएस्ट पीक एंड द ब्रॉगली वेवलेंथ वाज। एक्सपेरिमेंट में मैंने ग्राफ प्लॉट करवाया था, अलग अलग पोटेंशियल पे जब एक्सेलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन को, और फिर एंगल देखा गया था निकल क्रिस्टल पे गिरा के, याद आ रहा होगा आपको, पूरा का पूरा फिगर मैंने बताया था। उस केस में हाईएस्ट पिक कहां मिला? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द व्हाट, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर बताया गया था, वेव नेचर, याद आ रहा है कि नहीं, और मैटर वेव उसके साथ एसोसिएटेड है। और फर्दर यही एक्सपेरिमेंट जीपी थॉमसन ने भी किया था। मैंने कहानी बताई थी ना कि जीपी थॉमसन को भी नोबेल मिला था, और मैंने बताया था कि बाप ये बता कि नोबेल अवार्ड ले जाता है, यानी कि जे थॉमसन 1897 कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और बेटा ये बता के ले जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, मैटर वेव, जो भी आप कह लीजिए वेव है। तो यहाँ पे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है इसी चीज को बता रहा था। तो हाईएस्ट पिक क्या था? तो केवल एक ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को आप लिखेंगे, और मैंने लिखवाया भी था 50 डिग्री पे 54 वोल्टेज पे लैम्डा की वैल्यू आ रही थी। ब्रैग्स इक्वेशन यूज किया गया था, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। निकल क्रिस्टल के केस में d की वैल्यू क्या थी, थीटा n लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट किया गया था, और फिर फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया गया था इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इक्वल टू 12.27 रूट v, और v की वैल्यू 54 वोल्ट रखी गई। तो पाया गया एग्जैक्टली वही आ रहा है जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तभी तो, यानी कि वहां पे जो एक्सपेरिमेंट था और ये जो फार्मूला था, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो केवल एक ऑप्शन आप याद रखेंगे। एक बार पूछ दिया गया था कि न्यूट्रॉन के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है। न्यूट्रॉन के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m kBt, ये भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये मैंने मैक्सिमम बताया हुआ है, इसके अलावा कुछ और जो है उनको मैं ओरली डिस्कस कर देता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पे देखा है, लिखा गया है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शो दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए, ऑप्शन ए पार्टिकल, ऑप्शन बी वेव, ऑप्शन सी पार्टिकल एज वेल एज वेव, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इट जस्ट बिहेव्स लाइक अ वेव। ओके, फिर आपका दे दिया गया है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मास m एंड हैविंग थर्मल एनर्जी kT, तो ये भी मैंने बताया था, आपका दिया गया है रूट 2m kT करके। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी,
प्रॉब्लम देखेंगे, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लोग ऑप्शन लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन हैज ए लार्जर वेवलेंथ बिकॉज ऑफ लेस मास। भाई प्रोटॉन की अपेक्षा मास कम है। फिर यहां पे दिया गया है एक और तो बस फार्मूला बेस, ये जो चारों पांचों मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी दो फार्मूला लिखवाए थे। रिलेटिविस्टिक केस के लिए फार्मूला लिखवाया गया था, अगर आपको याद हो, लैम्डा इक्वल टू एच रूट करके एम एम नॉट के स्क्वायर सी पावर 1/2, तो वो सब भी देख लेंगे, उससे भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, है ना। बाकी तो सब वही। हाँ देखो कितना आसान, एक बार पूछ सकता था। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, वी की वैल्यू निकालना है। फिर कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था 4-5 पॉइंट। मैटर वेव का वेवलेंथ मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी बताया गया था। मैटर वेव की प्रॉपर्टी से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, वो भी आप देखेंगे। इसके अलावा और आपका दिया गया है द वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव इज गिवन बाय, तो सिंपली सा लिखेंगे मैटर वेव का वेवलेंथ h√2m_k, वो भी लिख सकते हैं, जो अभी ऑप्शन दिया जाएगा आप आसानी से देख सकते हैं। और यस, एक पूछ दिया गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, ध्यान से सुनेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूविंग विथ सेम वेलोसिटी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। ये चार पार्टिकल हैं, चारों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इसमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका मास क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम हो गई। तो ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अब देख लो किसका मास ज्यादा किसका कम, और सबको पता है कि बीटा के लिए सबसे कम होता है, तो इसलिए बीटा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल हुआ मैटर वेव से रिलेटेड, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर। अब आगे हम लोग देखेंगे, मैंने कहा ये लास्ट नहीं है, आप देखेंगे जरूर, मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप बना सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आपका दिया गया है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज ए ट्रू। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2, डेल्टा ई इंटू डेल्टा 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2, डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2 एंड आर। सबके सब सही हैं, मैंने बताया था। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम, अनसर्टेनिटी इन एंगल आपका जो था, और एंगुलर मोमेंटम, तो चारों के चारों सही हैं। अब घुमा के इन चारों पे भी बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, वो भी आप देखेंगे। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, कि एक फोटॉन जो कि 1 एंगस्ट्रॉम के बॉक्स में कन्फाइंड है, उसके लिए मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो यहां पे हमको पता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, चेंज कर लेंगे। डेल्टा पी में पूछ रहा है क्या होगा, तो सीधे सीधे रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2, तो आप निकाल लेंगे, और वो हम लोग निकाल के डेल्टा पी की वैल्यू बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, और इस तरीके से और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप देखेंगे जो मैंने नोट्स में करवाया हुआ है और मुझे याद भी है ना। आगे लिखते हैं। According to uncertainty principle, a quantum state with infinite lifetime implies that। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हमको ये बताना है कि एक क्वांटम स्टेट जो कि इनफाइनाइट लाइफ टाइम रखता है वो क्या इंप्लाई कर रहा है। ऑप्शन ए बता रहा है कि एग्जैक्ट एनर्जी, ऑप्शन बी कह रहा है जीरो एनर्जी, ऑप्शन सी कह रहा है फाइनाइट एनर्जी, एंड ऑप्शन डी कह रहा है नॉन एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो मैंने कहा कि अगर एक में एक इनफाइनाइट हो तो दूसरा क्या होगा? फाइनाइट होगा। यहां पे आपका कह रहा है कि क्वांटम स्टेट, यानी कि जो आपका क्वांटम स्टेट विथ इनफाइनाइट लाइफ टाइम इनफाइनाइट है,
तो लाइफ टाइम इनफाइनाइट होने का मतलब एनर्जी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसी का यूज करके मैंने बताया था, याद करो एक आर्टिकल मैंने लिखवाया था एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वहां पे मैंने बताया था कि कैसे एक ग्राउंड स्टेट से अब जब आपका एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ज्यादा समय तक लिए नहीं रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहेगा। वो चीज कैसे आई, यहीं से आई थी, मैंने बताया था। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से समझा जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन बी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। एंड यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के हेल्प से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, हालांकि ये डेरिवेशन था, मैंने करवाया नहीं था। और गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में भी ये मैंने बताया था गामा रे। अब देखो गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट जो है मेथड था, उसको आप देखेंगे, बताया गया था, याद करिए। वहां रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट लगाया गया था, ऑप्टिक्स कुछ सेकेंड ईयर का भी यूज किया गया था, और फिर लैम्डा यानी इलेक्ट्रॉन का जो आपका वेवलेंथ हो सकता है उसमें क्या अनसर्टेनिटी होगी, किसमें क्या होगा, वो सब कुछ करते हुए हमने डिराइव किया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए और सी दोनों करेक्ट होगा। फिर पूछ रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में और आपका पूछ सकता था कि जैसे कि मैंने वहां पे दो एप्लीकेशन बताया था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, वहीं से क्लियर हुआ, पाया गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता है, एनर्जी के लेवल पे मैंने समझाया था, वो एक बार देख लेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की और जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं वो देख सकते हैं, क्या बता रहा है ये भी आप देखेंगे, तो एक बार उसको पढ़ेंगे और भी पॉसिबल एमसीक्यू उस पर फ्रेम होंगे। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में जो पढ़े थे पहले यूनिट में स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट, ज्यादा तो उस पर एमसीक्यू नहीं है क्योंकि और जो आपके स्टैंडर्ड एमसीक्यूज हैं वो जैम या इस तरीके के एग्जाम के लिए हैं, तो उतना हाई लेवल पे हमें नहीं जानना है, केवल कोर्स के लेवल पे समझना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एसजी एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट गिव्स डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए स्पेस क्वांटाइजेशन, ऑप्शन बी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन डी क्वांटाइज्ड एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो वेव नेचर तो नहीं बता रहा था, बाकी इसके अलावा तीनों आपका सही होगा, ए भी सही होगा, सी भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो तीनों आपका सही है, यहाँ पे एक ऑप्शन ही लिख लेते हैं, ए सी एंड डी, यस तीनों के तीनों सही होंगे। स्टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट स्पेस क्वांटाइजेशन प्लस आप माइनस आप स्पिन क्वांटाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डिसाइड किया गया था। अब इस पे एक पॉसिबल एमसीक्यू क्या हो सकता था कि जो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट मिला वो किस इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला, आपको याद होगा एजी मैंने लिया था, मतलब एजी का मतलब अर्जेंटीना, उसमें 47 इलेक्ट्रॉन्स जो आपका लास्ट पेयर इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह की बात करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट, उस मैग्नेटिक मोमेंट के कुछ वैल्यूज थे, वो सब आप एक बार देखेंगे। फिर किस मैग्नेटिक फील्ड में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉन मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स लगा, क्या कुछ था, एक बार आप उसे जरूर देखेंगे। ओके, ये आपका अधिकतर पूछा गया था। बोर्स मैग्नेटॉन इज गिवन बाय, बोर्स मैग्नेटॉन जनरली मैंने बताया था, बोर्स मैग्नेटॉन इज अ फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट एंड नेचुरल यूनिट ऑफ फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह जो भी आपका दिया जाता है, तो चाहे वो ऑर्बिटल मोशन में हो जो भी हो। बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होगी, म्यू बी यहाँ पे लिखा गया है -EH/4πm, म्यू बी इक्वल टू -EH/2πm, ऑप्शन सी -EH/4πm, ऑप्शन डी -EH/2πm। तो सबको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसी को घुमा के पूछ दिया जाएगा, क्योंकि सब के सब कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। वैल्यू अगर आपको याद आ रहा हो तो वैल्यू भी इसकी बताई गई थी, 9.27 पावर करके जूल पर टेस्ला करके दिया गया था, तो वो भी देखेंगे, वो भी पूछ सकता है ना। फिर बोर मैग्नेटॉन के बाद एक और टर्म आता है, अब मैंने तो अभी उसका जिक्र किया नहीं था, लार्मर प्रेसिजन करके आता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी, एक बार देखेंगे, हो सकता है आपको स्पेक्ट्रा वगैरह में बताया गया हो, तो एक बार जरूर देख लेंगे, है ना। अब एक जो छूट गया था कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड, वो भी मैं बता रहा हूं, विच इज ए ट्रू फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट में, तो दो लाइन का जिक्र होता था, मॉडिफाइड लाइन और एक था अनमॉडिफाइड लाइन, और उनके बारे में मैंने डिटेल शुरू में लिखवा दिया था नोट्स के जस्ट पहले जब मैं कॉम्पटन इफेक्ट शुरू कर रहा था। तो कह रहा कौन सा इन चारों में सही है, पहला ये है अनमॉडिफाइड लाइंस हैज द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दूसरा है मॉडिफाइड लाइन
larger wavelength as that of incident radiation. Third है modified line depends on angle of scattering. तो जाहिर सी बात है अनमॉडिफाइड लाइन वो लाइंस थी जिनका वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ के इक्वल था, मॉडिफाइड वो थी जिनका वेवलेंथ ज्यादा था, और मॉडिफाइड लाइन में वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही थी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे। तो इसलिए ये तीनों सही होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा आल। अब यहीं से बोर्स करस्पॉन्डेंस और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का भी एमसीक्यू बन सकता है। करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या बताया गया था, लार्ज क्वांटम नंबर में आपका क्वांटम मैकेनिक्स किस में एग्जिस्ट करता था, अरे कुछ बताया गया था ना, याद करिए, इस पे बहुत सारी चीजें बताई गई थी, तो वो भी आपका दोगा। बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या बताता है कि क्या कुछ है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के लिए बताया गया कि एक समय पे एक ही प्रॉपर्टी आप यूज करिए, चाहे उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स मानिए या फिर क्या मानिए, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ये सारी चीजें हुआ था, मतलब एक अगर क्लियरली एग्जिस्ट करेगा एक टाइम पे तो दूसरा नहीं क्लियरली एग्जिस्ट करेगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ, एक चीज और हमारा पूछ दिया गया था, जब आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे नोट्स में, तो वहां पे 0 पॉइंट एनर्जी के लिए भी मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था। अगर नहीं लिखवाया था तो वो 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में रहा होगा, बट 0 पॉइंट एनर्जी पे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। 0 पॉइंट एनर्जी कितना था, एन करके आपका एक्सप्रेशन था, एच कट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ml स्क्वायर करके, तो आप उसको देखेंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल आएगा। एक स्टर्नबर्ग एक्सपेरिमेंट का और एमसीक्यू है कि द एसजी एक्सपेरिमेंट in quantum physics demonstrates the quantization of spin। नहीं, ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है, इसमें अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन पे होगा। और हाइजेनबर्ग में एक चीज और जो अधिकतर पूछा गया था वो मैं अभी लिखना भूल गया था, तो ओरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन लिसन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, असेंडिंग एनर्जी रूल, हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड लास्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ऑप्शन 4 सही होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इसी प्रिंसिपल से डेफिनेट पाथ का वो रूल आया था जो मैंने एप्लीकेशन पार्ट में लिखवाया भी गया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2 तरीके के इक्वेशन बताए गए थे, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद वेव फंक्शन साई का फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आफ्टर दैट श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, नबला स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस बी एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0 माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m नबला स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल टू आई एच का डेल साई अपॉन डेल टी। ऊपर वाला टाइम इंडिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट था। हमने देखा था कि अगर फ्री पार्टिकल हो तो v 0 रखते थे और तब आपका इक्वेशन रिड्यूस कर जाता था। और यहाँ पे भी इस पूरे टर्म्स को हैमिल्टोनियन कहा गया था एच, और इसे एनर्जी वाले फॉर्म में लिखा गया था, पूरा का पूरा ये एनर्जी था। और सिंपल जो हमारा फॉर्म आता था एच साई इक्वल टू ई साई के फॉर्म में हम लोग लिखते थे। एच हैमिल्टोनियन था, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एच इक्वल टू टी प्लस वी, मैंने लिखवाया था ये चीज। तो अब क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, यानी कि मैक्स बॉन्ड का वो जो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी, यही सब कुछ था इस चैप्टर में। और अंतिम जाके प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो उस पर जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उतने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि सर बीएससी थर्ड ईयर पे भी ध्यान दीजिए। एक्चुअल में ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब कुछ ऐसे ही है कि जैसे आप समुद्र से मोती निकाल रहे हो, है ना। और अभी मुझे भी एक लेक्चर बनाने के लिए काफ़ी पूरे एनालिसिस के साथ आना पड़ रहा है, बहुत एमसीक्यू ढूंढना। तो वहाँ पे जो बन गया है नोट्स है, तो केवल अगर उस नोट्स का समरी पार्ट भी दूं तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, फिर आप फंस जाएंगे अगर आपके सामने एमसीक्यू घुमा के आ जाएगा। लेकिन इस एमसीक्यू के तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि नोट से कैसे निकाल के लाना है। अदरवाइज वो चीजें तो अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी उसको ले सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेव फंक्शन।
अब देखिए कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब तो रिटन है नहीं, आपके पूरे कॉन्सेप्ट की परीक्षा ली जाएगी उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेव फंक्शन? ऑप्शन ए है tan x, ऑप्शन बी है sin x, ऑप्शन डी है cot x एंड ऑप्शन डी आपका sec x। इन चारों में से कौन सा वेव फंक्शन हो सकता है? वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस, ये सब मैंने बताया था, है ना, और ये सब कुछ चीजें होनी चाहिए। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, साइन एक्स शुड बी या साइन या फिर कॉस, क्योंकि वो सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको लेके चलेंगे कॉन्टिन्यूटी वाले में। चलिए आगे देखें। सेकंड पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन? वेव फंक्शन, मैटर वेव आपने देखा कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, उस वेव को कैसे दिखाया जाए, दिखाने के लिए एक फंक्शन लाया गया, वेव फंक्शन। इमेजिनरी फंक्शन था कि क्या था, रियल था, वर्चुअल था, क्या था, वो सब बताया गया था, उस पे एमसीक्यू बनेंगे अभी आगे। तो कह रहा है कि कौन सी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है? पहला कंटिन्यूटी, यस कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, शुड बी सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सिंगल वैल्यूड यस ये भी है, डिफरेंशिएटिबिलिटी ये भी है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका कोई मीनिंग उस समय तक नहीं था कि वेव फंक्शन का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो वी डोंट नो एक्चुअली कि व्हाट वाज द मीनिंग। ये मैक्स बॉर्न थे जिन्होंने कहा कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मॉड ऑफ साई स्क्वायर, जिसे साई स्टार साई भी लिखते हैं, उसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ओके। तो यहां पे फिर आगे पूछा गया है, ए वेव फंक्शन कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। वेव फंक्शन किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? चार ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है आइगन वैल्यू, ऑप्शन बी एनर्जी वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड ऑपरेटर। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, एनर्जी वैल्यू, ये सब मैंने बताया था। जैसे सिंपल मैं यहां डिस्कस कर दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा एच साई इक्वल टू ई साई, तो यहां पे साई आपका फंक्शन था, वेव फंक्शन, एच आपका ऑपरेटर था, और यहां पे ई एनर्जी वैल्यू था, और ये फिर ऑपरेटर आ गया था। तो कह रहा है कि ये वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? बार बार मैंने लिखा था साई वन प्लस साई टू, और साई वन के साथ वो चीजें क्या थी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, आइगन फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे ये चीज, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ये सब मैंने बताया था। यानी कि अगर किसी वेव फंक्शन को लिखना हो तो साई वन और इस तरीके से करते करते लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। आगे पूछा गया है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यस डब्ल्यू एज। ऑप्शन ए लीनियर इक्वेशन है, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा सी डिफरेंशिएबल एंड डी नन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के तौर पे आता है। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ साई वन एंड साई टू आर टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं एनर्जी के अलग अलग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साई के लिए क्या था, अलग अलग एनर्जी, क्योंकि ई माइनस वे एनर्जी की ही बात की गई थी। तो कह रहा है कि साई वन एंड साई टू आर टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ESWE है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो अ सॉल्यूशन। अगर साई वन और साई टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो फिर और कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? साई वन साई टू, साई वन अपॉन साई टू अपॉन साई वन एंड साई वन प्लस साई टू। अभी मैंने बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे लीनियरिटी शो करता है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी साई वन प्लस साई टू भी सॉल्यूशन होगा। पढ़ चुके होंगे आप अलजेब्रा वगैरह में भी, याद आ रहा है? अरे लीनियरिटी, लीनियर प्रॉपर्टीज, ये आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है? मैंने बताया था तरीका क्या है, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल के साथ आपका ऑपरेटर एसोसिएटेड था, लेकिन उसके अलावा एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तो हमेशा ध्यान रखेंगे वेव फंक्शन से जो इंफॉर्मेशन आता है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से एक्सट्रैक्ट होता है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या था, याद करिए, कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई ऑपरेटर साई स्टार डी टाउ डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई साई स्टार डी टाउ। याद होना चाहिए, ये चीज पूरा लिखवाया गया था। अब ये देखो कितना कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है। एनी रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द पार्टिकल मोशन इन श्रोडिंगर इक्वेशन वुड इफेक्ट द, यानी पार्टिकल पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो तो वो किस पे असर डालेगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि साई वेव फंक्शन पे असर डालेगा, कोई पार्टिकल अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट मोशन करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं।
ऑप्शन बी कह रहा है कि डेल साई अपॉन डेल टी पे असर डालेगा। ऑप्शन सी डी टू साई अपॉन डी टी स्क्वायर। ऑप्शन डी यू पोटेंशियल एनर्जी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, और अगर पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड मोशन या किसी में हो तो जो असर पड़ेगा वो यू पे ही पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे ही पड़ेगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व, और वो आइगन वैल्यू था, क्योंकि हमेशा आइगन वैल्यू के लिए ही सॉल्व करते थे। याद करिए, याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी जो मैंने लिखा है एस आई इक्वल टू साई, हर एक वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी, E1 E2 E3 E4 एक सेट बनता था, और वहीं से फिर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी। अभी उस पर भी आगे एमसीक्यू बन सकता है। एनीवे, तो यहाँ सीधे सीधे मैंने आंसर लिख दिया है आइगन वैल्यू। फिर कह रहा है वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल लाइज इन द रीजन, किस रीजन में आपका पार्टिकल का वेव फंक्शन लाइज करता है। तो अगर मान लो कोई बॉक्स यल है, तो यल लेंथ के बॉक्स में वेव फंक्शन कहां लाई करेगा? जाहिर से बॉक्स के बाहर कोई मतलब नहीं है, तो उसका रेंज आपका होगा x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन यल। ऑप्शन डी इस तरीके की चीजों में करेक्ट होगा। इसके अलावा पूछ लिया गया था, वो भी देखते हैं। कह रहा है कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ विच मेजरमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग द टिपिकल मेथड, मतलब क्वांटम मेथड से तो हम यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेकिन टिपिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है जिनका नहीं किया जा सकता, और बताना है कि उनमें से कौन सा है जिसको हम लोग टिपिकल मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एनर्जी कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी पोजीशन उसका भी निकाल सकते हैं, एंड ऑप्शन डी मोमेंटम, मोमेंटम का नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम के लिए फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स। या तो आप पोजीशन बताइए एग्जैक्टली, या तो फिर क्या बताइए, मोमेंटम। टिपिकल मेथड से संभव नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऑब्जर्वेबल और ये सब कुछ करके निकालते थे। याद करिए, इस तरीके का सिंबल बनाया गया था, P और P स्क्वायर, न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था। एनीवे, इसी तरीके से आपका और पूछ दिया जाएगा कि यस विच क्वांटिटी इज सेड टू, अच्छा छोड़ो ये तो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पॉसिबल एमसीक्यू हैं, और आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एनर्जी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में बात की थी। जैसे एच साई इक्वल टू ई साई लिखा गया है, तो आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर एसोसिएटेड है किसके साथ? वेव फंक्शन के साथ या आइगन फंक्शन के साथ। आइगन वैल्यू मिलती है और फिर वो ऑपरेटर मिलता है। और यहाँ से एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि ऑपरेटर किधर से ऑपरेट किया जाएगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आप समझ सकते हैं। अब आगे यहाँ देखो, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? आइगन एनर्जी वैल्यूज में बी रियल और इमेजिनरी। ऑप्शन बी मोमेंटम आइगन वैल्यू आर नेवर रियल। ऑप्शन सी ऑल द आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल, एंड ऑप्शन डी नन। तो हमेशा देखा है कि जो इमेजिनरी वैल्यूज मिलती है वो हमारे लिए सही नहीं है। हमेशा जो वैल्यू मिलेगा वो कैसा मिलेगा? रियल मिलेगा। तो जितने भी आइगन वैल्यूज होते हैं सब के सब क्या होते हैं? वो रियल होते हैं, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि आइगन वैल्यू हमेशा कैसा होगा? रियल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पूछा गया है, इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू, अगर गिवन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग केवल एक आइगन फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता हो, देन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डिजनरेट, ऑप्शन बी नॉन डिजनरेट। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू, देन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड। मैंने बताया था अगर केवल एक ही आपका एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा? उस केस में हम लोग कहते हैं डीजनरेट, डीजनरेसी। अगर मान लो यही ऑप्शन चेंज कर देता, लिखता है इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू, तब हम लोग क्या कहते हैं? तब कहते हैं नॉन डीजनरेट। तो दोनों एमसीक्यू बन सकते हैं, दोनों पे आपको ध्यान देना होगा। इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन फंक्शन तो आप कहेंगे डीजनरेट। इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू, तो हम लोग क्या कहेंगे? गिवन वैल्यू है ये, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? नॉन डीजनरेट। तीसरा क्या उसमें नेक्स्ट आपका क्या है? द फंक्शन रिप्रेजेंट द मैटर वेव एज, यानी मैटर वेव का जो फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, रियल है, जीरो है या ऑल है? आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स था,
ए प्लस आई बी के फॉर्म में, और जब उसका आपने क्या लिया था, स्क्वायर लिया था मॉड ऑफ, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स ना होकर रियल हुआ था। तो रियल में तो ये पहले कॉम्प्लेक्स है, मैक्स बॉन्ड थे जो बाद में बताए कि वो कॉम्प्लेक्स को रियल कैसे बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि साई का केवल कोई मतलब नहीं होगा जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, लेकिन साई स्क्वायर का मतलब होगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर का, क्योंकि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि प्योर रियल नंबर्स होगा या प्योर रियल वैल्यूज की वैल्यू करेगा। ठीक, आगे देखें, द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन साई, यानी मॉड ऑफ साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे, पहला है करंट डेंसिटी, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑप्शन सी जीरो डेंसिटी एंड ऑप्शन डी वॉल्यूम डेंसिटी। तो सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी और यही चीज मैक्स बॉन्ड ने बताया था, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी वो भी आपको पता है, हमेशा लिखा गया था माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई साई स्टार डी टाउ या मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉन्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल स्पेस इज गिवन बाय, चार ऑप्शन दिया गया है, 0 1, यहाँ पे भी 0 दे दिया गया है, अच्छा सेम ऑप्शन आ गया ना, चलो ठीक है, -1 है, 0 और यहाँ पे क्या है ऑल। तो अब होल स्पेस में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगा। जाहिर सी बात है, मैक्स बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सबको पता है, मैक्स बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या था ये, अरे लिख लोगे कि नहीं, इसे पता है ना ये, तो ये ऑप्शन मैं बता नहीं रहा हूं, आप कर सकते हैं। चलिए, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, ऑप्शन ए शुड बी सिंगल वैल्यूड, शुड बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस, शुड बी नॉर्मलाइज्ड, एंड ऑप्शन डी भी मैं लिख रहा हूं इसमें, ऑप्शन ई भी लिख रहा हूं ऑल। तो ये सब के सब आपके वेव फंक्शन के प्रॉपर्टी, और ऐसा एमसीक्यू भी पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन रिड्यूसेस इन नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मेलिटी दो चीजें थी, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दोनों को एक साथ कंबाइंड लिखा जा सकता है, और वो कंबाइंड यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई आई, यस, साई आई साई जे डी टाउ इक्वल टू क्रोनोकर डेल्टा आई जे, आई इक्वल टू जे के लिए 1 एंड आई नॉट इक्वल टू जे के लिए वैल्यूज कितनी थी सबको पता है, और उस बेसिस में वो 0 हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जब आई और जे होगा तो ये किस में रिड्यूस हो गया, तब ये वैल्यू 1 आएगा, जो कंडीशन था किसके लिए, अरे किसके लिए कंडीशन था, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो वो 0 होगा और वो कंडीशन होगा ऑर्थोगोनल, और दोनों को मिला के बन गया ऑर्थोनॉर्मेलिटी। पता है सबको ये चीज, अरे बताया गया था ना ये। तो आप ये देख लेंगे मैक्स बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी पार्टिकल के पाए जाने की, p इक्वल टू क्या है, कैसे, ये सब कुछ देखते हुए चलेंगे आप लोग। ओके, यहाँ इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं, बस वैल्यूज की बात दी गई है किसके द्वारा आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन 0 टू इनफाइनाइट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हमारा अभी और पार्ट बचा हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल नॉर्मलाइजेशन पे बेस कराए गए थे, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, तो वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रहने देते हैं, आगे के लेक्चर में मैं उन सारे टॉपिक्स को लूँगा, नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ऑपरेटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, अनफिस्ट थ्योरम पे जो आपके प्रिंसिपल एमसीक्यू बन सकते हैं उनको लिया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेबल के साथ हर एक ऑपरेटर जो जुड़ा हुआ है उसकी क्या वैल्यू आती है, और फिर कम्यूटेटर रिलेशन के बारे में बात किया जाएगा, और आगे हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट जो आपका कम्यूटेटर रिलेशन के थ्रू मिलेगा, कम्यूट करते हैं कि नहीं, क्या मतलब है, ये सब एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर में वो सब आ जाएगा, फिर आपका केवल 2 यूनिट बचेगा, 1 डायमेंशनल वाला बचेगा और 3D वाले देखेंगे, और हाइड्रोजन एटम। तो 2 वीडियोज और मैं बनाऊंगा, 3 वीडियोज, तो सबका सब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते में मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूँ जो MCQ के बन सकते हैं, तो इसको एक बार देखेंगे। मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ये
ये मान के नहीं चलना है कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, ये केवल एक आइडिया है कि कैसे फ्रेम हो सकता है। और अब आपके अंदर खुद ब खुद वो आइडिया डेवलप होना चाहिए कि आप चीज़ों को फ्रेम करें, एमसीक्यू फ्रेम करें और उसको समझें। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे भी उसको पूछ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें नोट्स से, अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो बुक का भी हेल्प लें, और वो आगे के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो इसको करें। ओके, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक।